अस्सलाम, मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस सेकंड चैप्टर का टॉपिक देखेंगे, मोमेंटम। इसको देखते हैं, कहते हैं व्हेन मोमेंटम बेसिकली अगर सिंपल पास में बोला जाए ना, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी मोशन देता है, कितनी स्पीड के साथ कितना वो मूव ऑन कर सकता है। ठीक है। और इसको या फिर ये भी कहा जाता है कि आपके पास, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर दिया जाता है कि विच ऑफ विच, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, आप उसको अगर स्टॉप करना चाह रहे हैं तो वो भी कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो वो जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा उसको हम लोग मोमेंटम बोल देते हैं। ठीक है। तो ये इस कैटेगरी में भी आ जाता है हमारे पास। अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ कि एक क्वालिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि जिसकी वजह से अगर आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं तो वो आपके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कोई भी चीज़ जो उसको स्टॉप करना चाह रही है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसको आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की तरफ आऊँ, लेट सपोज करें कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। एक की मेरे पास दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है और एक स्लोली स्लोली मूव ऑन कर रही है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है। आपके पास किस ऑब्जेक्ट को रोकना आसान होगा? मतलब जो आराम आराम से आ रही होगी उसको रोकना आसान होगा। मतलब दो बॉल्स ले लें, एक बड़ी ज्यादा स्पीड के साथ जा रही है, एक कम स्पीड के साथ जा रही है। तो जो कम स्पीड के साथ जा रही होती है ना, उसको रोकना आसान होता है क्योंकि वो ज्यादा फोर्स आपके ऊपर एग्जर्ट नहीं करती। तो हम कहते हैं उसकी मोमेंटम कम है क्योंकि की मोशन कम है। इसके कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो उसको रोकना मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं उसका मोमेंटम ज्यादा है। कहते हैं फास्टर दी ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग, के अगर दो ऑब्जेक्ट लें, जो ऑब्जेक्ट ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा तेजी के साथ मूव कर रहा होगा, इसको रोकना मुश्किल होगा। ठीक है। कहते हैं इसके दूसरा मुतबादिल केस ले लें कि आपके पास सपोज करें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है, उसका मास बहुत ज्यादा है, और एक जो है वो छोटा सा मास है। दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन आप मुझे बताएं कि किसको रोकना हमारे पास मुश्किल होगा? बच्चे जो जिसका मैस बहुत ज्यादा होगा उसका रोकना मुश्किल होगा। जैसे आप कोई एग्जांपल ले लो, एक बॉल है वो आ रही है और एक ऊपर से कोई चट्टान है बहुत बड़ी, वो नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो चट्टान को रोकना आसान है या गेंद को रोकना आसान है? जाहिर सी बात है गेंद को रोकना आसान है। तो हम कहते हैं गेंद का मोमेंटम हमारे पास कम होगा, चट्टान को रोकना मुश्किल होगा। ठीक है। इसका मोमेंटम ज्यादा है क्योंकि अगर आप इसको रोकने की कोशिश करोगे ये भी आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये क्वालिटी जिसकी वजह से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकने की ट्राई करते हो और वो आपके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, उसको आप मोमेंटम भी बोल देते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल यही बात की है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके वेलोसिटी तो सेम है, लेकिन अगर उनके मैसेज से मुश्किल डिफरेंट कर दो, तो जिसका मैस ज्यादा होगा, मैसिव होगा, उसको रोकना मुश्किल होगा। ठीक है। न्यूटन रेफर्ड दिस प्रॉपर्टी, इसको मोमेंटम बोल दिया जाता है। ठीक है। कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहे हो और वो आपको फोर्स लगा रहा है उस चीज के ऊपर जो उसको रोकने की ट्राई कर रहा है, जितनी ज्यादा वो फोर्स लगाएगा उसको मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। या कह रहे बेस्ट एग्जाम्पल इसमें माइंड में ये रखिएगा चट्टान और गेंद की, कि चट्टान जो बहुत बड़ा मैसिव है इसको रोकना मुश्किल होता है क्योंकि अगर मैं इसको रोकूंगी तो ये भी मेरे पास ऊपर फोर्स लगाएगा, तो इसको रोकना मुश्किल होगा। तो इस क्वांटिटी को, इस प्रॉपर्टी को मोमेंटम बोला जाता है। वैसे मोमेंटम को अगर सिंपल फास्ट में बोला जाए ना, इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन भी बोला जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट में मूव करने की कितनी क्वांटिटी है। अगर आप इसको बुक के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो ये हमारे पास क्वालिटी होती है उस चीज की, अगर आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो कहते हैं ये हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होता है मास का और वेलोसिटी का। ये तो हमने जो डेफिनेशन की थी, इक्वालिटी बाय विच इट एक्सर्ट्स फोर्स ऑन समथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट, कि किसी भी ऐसी चीज के ऊपर अगर वो फोर्स लगाता है, उस क्वालिटी को हम लोग कहते हैं मोमेंटम। लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। मास और वेलोसिटी। अब अगर बात करें बच्चे, मास तो वैसे स्केलर है, वेक्टर ये वेलोसिटी होती है। आपके पास अगर ये वेलोसिटी वेक्टर है तो कहते हैं मोमेंटम जो है ना, ये भी बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस मोमेंटम को आप पी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है। लीनियर मोमेंटम इसलिए इसको बोला जाता है बच्चे कि आपके पास यहाँ पे ना ऑब्जेक्ट्स की हम लोग वो लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन मोशन ले रहे हैं। ये भी नीचे आ रहा है लॉन्गेस्ट स्ट्रेट लाइन, सीधा मूव करते हैं। अगर ये बॉल है ये भी सीधी मूव कर रही होती है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, इसलिए हम लोग इसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं कि हम लोग ये मोशन जो है लीनियर ले रहे हैं, तो मोमेंटम भी क्या होगा, लीनियर होगा। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है तो मोमेंटम भी क्या होगा, वेक्टर होगा।
ठीक है। और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी फिर वही मोमेंटम की होगी। तो वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो वेलोसिटी है अगर वो वेक्टर है तो लीनियर मोमेंटम भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यूज के परस्पेक्टिव से। वेलोसिटी एक वेक्टर है, जैसे अगर तो मोमेंटम भी वेक्टर होगा, डायरेक्शन उसकी वही होगी जो वेलोसिटी होगी। अगर इसके यूनिट की बात करें तो मुझे इसका अगर फॉर्मूले से यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। ये भी मोस्ट कॉमनली एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप न्यूटन सेकंड के फार्मूले से भी लिख सकते हैं। न्यूटन सेकंड फार्मूला अभी मैं बाद में बताती हूँ कैसे निकलेगा। अभी इस फार्मूले से केजी मीटर पर सेकंड। अब हमें मोमेंटम पता चल गया। कहते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ है ना उसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिखा जाता है। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या था, एफ इज इक्वल टू एम ए। कहते हैं अगर न्यूटन सेकंड लॉ जो मेरे पास एफ इज इक्वल टू एम है तो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है फोर्स की। आप उसको मोमेंटम के केस में भी लिख सकते हैं। अभी ये जो न्यूटन सेकंड लॉ हम सिंपल पढ़ते हैं वो एक्सेलरेशन और फोर्स मास की बात करते हैं। कहते हैं अगर आप इसको मास और एक्सेलरेशन की फॉर्म में बात ना करें बल्कि आप इसको बात करना चाहें मोमेंटम की, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो किस तरह से ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। कहते हैं सपोज करें एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ जा रहा है, कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल हो जाती है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम। आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल कौन सा था, एफ इज इक्वल टू एम में। यहाँ पे ए को इधर रहने दें, एफ को इधर ले जाएं तो ये एफ ओवर एम आ जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ ओवर एम। एक्सेलरेशन का भी हमने ये फार्मूला देखा है कि चेंज डिवाइडेड बाय टाइम, इस वैल्यू को इधर पुट करते हैं। ठीक है, तो आपने दो क्वेश्चन इसको इधर पुट ऑन किया, मतलब आपने इन दो क्वेश्चंस को इक्वेट किया, एक ही जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो एफ ओवर एम उसी तरह से आ जाएगा, एक ही जगह आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब एम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके दोनों वेलोसिटीज के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो एम बी एफ माइनस एम बी आई आ जाएगा। टी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात करें कि एम बी एफ फाइनल मोमेंटम है और ये कौन सा है, ये इनिशियल मोमेंटम है। तो हम इसको चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं। कहते हैं ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ये हमें बता रही है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल है ना, वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम के इक्वल है। कि कितनी आप फोर्स लगा रहे हो और कितने टाइम के लिए लगा रहे हो। अगर आप इसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉरी न्यूटन सेकंड लॉ के लिए लिखना चाह रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ किसको बता रहा होता है, फोर्स को बता रहा होता है। अगर मैं सिंपल फोर्स की बात करूंगी, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। क्या वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो बेसिकली फोर्स की बात कर रहा है। अब अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पे टाइम जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, ये ऊपर क्या है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। आप यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ को डिफाइन कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम के जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो यहाँ पे यही डेफिनेशन आपके पास दे रहा है कि हमारे पास जो फोर्स होगी वो दैट विल बी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपके पास स्टेटमेंट है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो बेसिकली अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो ये आपने अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो आपने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है मोमेंटम के फॉर्म में, और इसके साथ ये वाला फार्मूला लिखना है कि जो फोर्स होती है वो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होती है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो कहते हैं इसकी एग्जांपल अगर देखें कि मोमेंटम चेंज हो रहा है और वो कौन सी एग्जांपल है, वो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है। उसमें एग्जांपल उसने ना रॉकेट की दी हुई है कि एक रॉकेट है जो मिसाइल है ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल बर्न होता जाता है और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट मिलता जाता है, उसका मोमेंटम जो है उसका इंक्रीज हो जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे एग्जांपल है बच्चे रॉकेट के रॉकेट का जो ज्यादातर पोर्शन होता है ना बच्चे, इसमें फ्यूल फिल्ड होता है, इसमें ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन और कार्बन फिल्ड होती है। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बर्न होती है ना, कार्बन, तो हमारे पास जो गैसेज है वो नीचे की तरफ मूव करती हैं और रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करती है। जैसे जैसे हमारे पास जो फ्यूल हमने फिल किया होता है, जो हमने इसमें भरा होता है ईंधन वगैरह, जब वो जल जाता है, फ्यूल बर्न हो जाता है, तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका मास कम हो जाता है, तो ये इतनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये जो गैसेस को नीचे की तरफ धकेलता है, गैसेस नीचे की तरफ आती हैं, गैसेस की वेलोसिटी या मोमेंटम नीचे की तरफ होता है, और गैसेस क्या करती हैं, इस रॉकेट को ऊपर की तरफ मोमेंटम देती हैं, तो ये ऊपर की तरफ मूव करता जाता है।
रॉकेट का याद रखिएगा, जो 80% हिस्सा होता है ना, 80% जो मैस होता है वो फ्यूल से फिल्ड होता है। इसमें सब में ना फ्यूल फिल्ड होता है। फ्यूल मतलब इसमें गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वगैरह फिल्ड होती हैं। और जब वो बर्न होती है, कंबस्शन होती है, तो गैसेस जो है ना वो नीचे की तरफ जाती हैं, उनको मोमेंटम नीचे की तरफ मिलता है, और रॉकेट को मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल रहा होता है। तो वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब रॉकेट एक्सेलरेट करता है, मतलब जब वो ऊपर की तरफ जाता है, तो अपना ज्यादातर मास जो है वो लॉस कर देता है, लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस है वो बर्न हो रही होती हैं, और जब बर्न होंगी, फ्यूल बर्न होगा, तो वो नीचे की तरफ निकलती हैं, उनको मोमेंटम नीचे की तरफ मिल रहा होता है। और एज अ रिजल्टेंट जब उनको मोमेंटम नीचे की तरफ, मतलब गैसेस जब बाहर नीचे की तरफ निकलती है, तो गैसेस क्या करती है, रॉकेट को ऊपर की तरफ मूव करवा रही है। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि मास चेंज होने पे उसका मोमेंटम या उसका एक्सेलरेशन जो है बॉडी की, वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स में चेंज देखेंगे, और इसके रिजल्टेंट में हम देखेंगे कि उसकी मोशन जो है, एक्सेलरेशन, वो चेंज होगी। तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है, ये ज्यादा एप्लीकेबल है इस फॉर्मूले के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने रॉकेट में बात की कि फ्यूल बर्न हो जाता है, मैस कम हो जाएगा, क्योंकि जो रॉकेट का जो 80% मैस होता है वो फ्यूल होता है। अगर वो ही बर्न हो गया तो मैस उसके ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और वो ज्यादा स्पीड के साथ, ग्रेटर स्पीड के साथ क्या करते हैं, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो हम मतलब कि मैस के चेंज होने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं ये वाला जो फार्मूला है ना, ये ज्यादा एप्लीकेबल है बजाय इस फार्मूले के। ठीक है, तो ये आपके पास एक एडवांटेज आ सकता है कि हम न्यूटन सेकंड लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये मोर जनरल फॉर्म है, यहाँ से इसका आंसर हो सकता है कि आपके पास ये मोर जनरल फॉर्म है, एफ इज इक्वल टू एम ए की निस्बत। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों ने ये देखना है कि अगर मैथ चेंज होगा तो हमारे पास इसकी एक्सेलरेशन किस तरह से होगी। इसमें एग्जाम्पल इसमें रॉकेट की दी है कि रॉकेट में अगर फ्यूल बर्न हो जाता है, उसका मैस कम हो जाएगा, तो गैसेज वो नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर देता है, गैसेज वो निकाल देता है, मैस उसका कम हो जाता है, वो ग्रेटर स्पीड के साथ अपर डायरेक्शन में मूव करता है। इसी तरह से इम्पल्स है। इम्पल्स में हमारे पास बेसिकली सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। ठीक है, जब आपके पास बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स को आप बहुत छोटे टाइम के लिए अप्लाई करते हो। इसमें ना एग्जांपल दी जाती है सिक्सर के लिए, कि जब बैट्समैन छिक्का मारता है तो वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए बहुत ज्यादा फोर्स है वो बैट के ऊपर लगा रहा होता है। तो हम कहते हैं वो क्या कर रहा होता है, वो इम्पल्स इम्पार्ट कर रहा होता है बैट। तो ये प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का। अगर इसको मोमेंटम के फॉर्म में देखें, तो ये हमने फार्मूला अभी देखा है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे इधर टी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो एफ मल्टीप्लाई टी नहीं हो जाएगा। एफ मल्टीप्लाई टी किसके इक्वल आ जाएगा, एम बी एफ माइनस एम बी आई के इक्वल। डेफिनेशन इसकी यहाँ पे क्लियर कट तो नहीं लिखी, लेकिन यहाँ पे आप लिख ले सकते हैं कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें व्हेन ए बॉडी acts on a body, sorry, when a large force act on a body for very short interval of time। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जब आप बहुत थोड़े टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स है। इसमें एग्जांपल जो है वो बैट्समैन की है, जब वो सिक्सर मारता है, ठीक है, तो वो थोड़े टाइम के लिए क्या करता है, बैट के ऊपर फोर्स लगाता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिफाइन इम्पल्स एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो डेफिनेशन आप लिख देंगे कि जब आप बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स, वेरी लार्ज फोर्स अप्लाई करते हैं फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसके बाद इसका आप फार्मूला लिखते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है ये सारे का सारा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज में। इसमें सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन आएगा क्या मोमेंटम है क्या। मोमेंटम की ये डेफिनेशन मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया है। क्वालिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट ड्यू टू व्हिच इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एनीथिंग दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। इसके बाद आप लिखेंगे जो मैथमेटिकली इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसके बाद ये एमसीक्यूज है, या इसी के साथ लिखा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जो मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होती है। इसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होता है। अगर आप लिखना चाहें न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोशन मोमेंटम, तो पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे ये वाली, ठीक है, कि जो फोर्स है वो हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। आप इसका ये फार्मूला लिखेंगे, इसके डेरिवेशन फिर ये वाली आएगी। ठीक है, डेफिनेशन और फार्मूला लिखने के बाद ये इसकी डेरिवेशन आ जाएगी। यहाँ के बाद करने के बाद ये इसका ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, हम इसको पढ़ना क्यों चाह रहे हैं, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये इसलिए क्योंकि ये मोर जनरल फॉर्म है। इसके अलावा ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इम्पल्स और राइट डाउन इस फार्मूला, तो इसमें ये आ जाएगा। ये चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन मानते हैं। अगर ये देखे जाए कि ये एक्सरसाइज में किस तरह से पूछे जाते हैं वो देखते हैं।
अच्छा ये देखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इम्पल्स एंड शो इट हाउ इट इज रिलेटेड टू मोमेंटम। तो इसमें डेफिनेशन लिखेंगे इम्पल्स की, जो भी मैंने आपको बताई है, मैंने लार्ज फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और जो इसका फार्मूला लिखा था एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम बी एफ माइनस एम बी ए, तो वो इसमें लिखा, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन है, शो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। वो स्टेटमेंट आपने देनी है कि जो फोर्स होती है वो इक्वल होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, फार्मूला लिखिएगा बाद में उसके डेरिवेशन, तो ये मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। ये बेसिकली जो टॉपिक है वो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के परस्पेक्टिव से। स्टिल कुछ पूछना हुआ, कोई पॉइंट मिसिंग हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके।